पर आपको प्रॉपर राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं अब मुझे राजनीति में जाना है? प्रिंसिपल मैम ने ही टाई हुआ मेरे नाम पे और फिर चिट उठाई क्योंकि उनका आशीर्वाद साथ में था और मैं वो चुनाव जीती और वहाँ से यात्रा चालू हुई। जो महिलाओं के प्रति लोगों की सोच है उसको बदलने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें समाज में कौन सा बदलाव ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें करना चाहिए? बीच का पीरियड ऐसा आया है जब ये स्थिति बनी कि यदि बेटियों ने जन्म लिया तो खुशियां नहीं मनाई गई, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना ने लाकर उस माइंडसेट को बदला कि ये तो लक्ष्मी आई है, एक वरदान है। इस प्रकार का वातावरण और उत्सव मनने लगे। महिला मोर्चा जो है वो ग्रामीण महिलाओं तक कैसे आप पहुंचने की कोशिश करती हैं? साइबर क्राइम की एक घटना थी और वो महिला परेशान थी, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा। इस प्रकार के घटनाक्रम आते हैं, लेकिन हमारा काम है कि इन घटनाक्रमों पर राजनीति ना करके इन घटनाक्रमों को उस स्तर पे सुलझाया जाए। लेकिन इस यात्रा में भी मुझे नहीं पता था, मेरे पिताजी ने मुझे केवल उस विचारधारा के लिए तटस्थ रहकर काम करने की प्रेरणा दी थी। जिनको फॉर्म नहीं भरते बन रहा था तो मैंने उनका फॉर्म भी भरना उनको सिखाया। मतलब ये भी नहीं समझती कि एक फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और बस उसके बाद फिर एक टाइम रहता है भाषण का, वो भाषण दिया और कुछ ऐसा हो गया कि मैं चुनाव जीत गई। तो स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव लड़ रही। हाँ जी। और चूंकि परिषद की राष्ट्रीय मंत्री इस नाते अनेक बैठकों में मिलना ये सब होता था, तो दीदी का फोन आया कि टिकट मिल गई है मुझे, तुमको आना है। अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता में। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व की मालिक, जिन्होंने संघर्ष, सेवा और संगठन को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया है, हमने आमंत्रित किया है, जो मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष तो है ही, महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय अश्विनी परांजपे जी का। नमस्कार दी, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी हूँ। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपको फ़ोन आ रहे हैं और आप लोगों से बात कर रही हैं। तो इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी कि आपने हमें समय दिया। जितना भी समय है मैं चाहती हूँ बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके बारे में जान पाऊँ, अपने दर्शकों को बता पाऊँ। तो चलिए आज का फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन और राजनीतिक सफ़र के बारे में अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। समाज सेवा का वातावरण मुझे बचपन से ही मिला। मेरे दादाजी बड़े समाज सेवी थे और वहाँ पर जबलपुर में एक बड़ी संस्था है दत्त मंदिर जी, उसके संस्थापक रहे। हाँ, लेकिन एक आध्यात्मिक वातावरण में रहकर समाज सेवा करने का एक वातावरण और अनुभव लेने का अवसर मुझे मिला है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। जी, अचानक एक बार जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया जी, और 2001 में अगस्त में, जुलाई में हमारा एडमिशन हुआ और अगस्त में हमने जाकर देखा तो बोर्ड पर एक नोटिस था कि स्टूडेंट इलेक्शन है। उसी साल स्टूडेंट इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। अच्छा। और हमारे समय में माहौल भी ऐसा था कि जब तक हम एक बार मम्मी पापा से नहीं पूछ लेंगे तब तक। जी। तो मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस पढ़ा सुबह 7:15 7:30 बजे करीब, और मैं तुरंत घर लौट गई। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। जी। तो जब मैं घर लौटी तो जाके पापा जी से कहा कि पापा कल इलेक्शन है और मुझे फाइट करना है। हाँ। तो पहले तो पापा मुस्कुराए। हाँ। बोले बेटा इलेक्शन ऐसे एक दिन में फाइट नहीं किया जाता। तो मैंने कहा पापा हाँ बोल दीजिए ना, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना तो नहीं फाइट करूँगी। जी, जी। लेकिन समय बहुत कम है। तो मैंने जिद किया। तो पापा जी बोले अच्छा जाओ
यदि हार जाओ हाँ। तो रोना मत। फर्स्ट ईयर में तो थे, कुछ जी। ऐसे बहुत समझ नहीं थी जी। और बस हम वापस कॉलेज आ गए। जी। क्योंकि बचपन से ही जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं जी। उसमें अलग अलग लेवल पर हमेशा कॉम्पिटिशन्स को फेस किया। जी। मैं बेसिकली मतलब मैंने संगीत विशारद किया है। अच्छा अच्छा, तो बहुत मैं बढ़िया। म्यूजिक में हमेशा रही, तो उस कारण मेरे सीनियर्स और ऐसे सब उस कॉलेज में थे। जी। तो समय उतना ही था, मैंने सबसे कांटेक्ट किया। और ऐसा कुछ हुआ कि दूसरे दिन जब इलेक्शन था तो मैं गई और वहाँ पर 4 सीनियर्स मेरे अगेंस्ट खड़े थे। तो मुझे ऐसा भी नहीं लगा ये मेरे अगेंस्ट है। अच्छा। एक दीदी थी जिनको फॉर्म नहीं भरते बन रहा था, तो मैंने उनका फॉर्म भी भरना अरे उनको वाह। सिखाया। मतलब हाँ। ये भी नहीं समझती कि एक फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ। और बस उसके बाद फिर एक टाइम रहता है भाषण का, वो भाषण दिया और कुछ ऐसा हो गया कि मैं चुनाव जीत गई। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और बड़ा कॉलेज था, छोटा जी। कॉलेज नहीं था। जी। जबलपुर का मानखुर भाई कॉलेज एक बड़ी स्ट्रेंथ का कॉलेज। जी। और उस समय जो शुरुआत हुई कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट था। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आऊंगी, लेकिन अचानक इच्छा हुई और मैंने किया। और पिताजी ने बस जब चुनाव जीत के घर आई तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे वीडी भाई साहब। अच्छा अच्छा, वीडी शर्मा जी। पिताजी ने जी वीडी शर्मा, पिताजी ने उनसे संपर्क किया और कहा कि ये अब विद्यार्थी परिषद के काम की है। जी जी। तो इसको विद्यार्थी परिषद में काम करना चाहिए। हाँ हाँ। और बस फिर विद्यार्थी परिषद में काम करने जब गए तो फिर एक ही उद्देश्य था कि हमारी विचारधारा के लिए काम करना है और हमारी विचारधारा का काम उन कैंपसेस में खड़ा करना है। क्योंकि जब मल्लिका जी और अमिता जी इन लोग काम करते थे, वो एक पीढ़ी पहले उनने एक बड़ा सेंटर एक्टिविज्म का जबलपुर को बनाया था। लेकिन समय बीतते कुछ ऐसा हुआ कि प्रशासन में भी उस समय बहुत ऐसे लोगों की एंट्री थी कि जो चाहते थे कि इस विचारधारा के लोग सामने निकल के ना आए। और उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। तो स्वाभाविक सी बात थी कि इस विचारधारा से आने वाले व्यक्ति का विरोध हुआ। और जब मैं फाइनल ईयर में थी उस समय जब डायरेक्ट ऑफिस बेरर का इलेक्शन हुआ, तब उनने डायरेक्ट प्रिंसिपल को फोन किया था कि ये लड़की चुनाव नहीं जीतनी चाहिए। अच्छा। तो जब इस प्रकार की स्थिति बनी तो मेरे गुरुजनों की स्थिति वैसी थी जैसी गुरु द्रोणाचार्य की थी। कि उनका आशीर्वाद तो शिष्य अर्जुन के साथ था, लेकिन वो लड़ाई सामने से लड़ रहे थे, खड़े नहीं हो सकते थे। और नहीं, लड़ाई उनको सामने से लड़ना भी पड़ रही थी। ठीक द्रोणाचार्य की तरह। अच्छा। और उन्होंने आकर क्लास में कहा, जहाँ वोटिंग हो रही थी जिस रूम में, कि इसको वोट ना दें। अच्छा, ऐसा भी हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि चूंकि जो भी व्यवहार था, जो भी लोगों से रोज मिलते थे, कि मेरे अगेंस्ट जो लड़की खड़ी थी उसने बोला कि नहीं, ये तो षड्यंत्र के तहत मुझे अश्विनी के अगेंस्ट खड़ा किया गया, मुझे नहीं पता था। अच्छा। कि मुझे खड़ा किया है, मुझे कल शाम को अचानक बताया गया और मेरा समर्थन इनको दिया जाए। उन्हें खुद ही विड्रॉ कर लिया। हाँ। और उसके बाद फिर चूंकि फॉर्म तो भर चुकी थी, तो विड्रॉ करने का टाइम ओवर हो गया। फिर उनका समर्थन मिला और ऑफिस बेरर्स में वापस इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जो लोग जीतते हैं वही उस समय वोट करते थे। बस उनने प्रिंसिपल मैम ने ही टाई हुआ मेरे नाम पे और फिर चिट उठाई, क्योंकि उनका आशीर्वाद साथ में था। और मैं वो चुनाव जीती और वहां से यात्रा चालू हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। उसके बाद मैं प्रदेश मंत्री बनी, राष्ट्रीय मंत्री बनी। लेकिन इस यात्रा में भी मुझे नहीं पता था, मेरे पिताजी ने मुझे केवल उस विचारधारा के लिए तटस्थ रहकर काम करने की प्रेरणा दी। और मैंने उस काम को आगे ले जाने का प्रयास किया और संगठन के लोगों ने ही मुझे सिखाया, मुझे तराशने का प्रयास किया है। और आज भी संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में भी जो वरिष्ठ लोग हैं वो ही मुझे तराशने का काम कर रहे हैं, ऐसा
मुझे अनुभव में आता बहुत ही है। बढ़िया बात है, और बहुत ही इस बढ़िया। प्रकार से यात्रा प्रारंभ हुई। जी। उसके बाद जब मैं विद्यार्थी परिषद से रुकी हम्म। तो 2014 में जब इलेक्शंस थे तो स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। हाँ जी। और चूंकि परिषद की राष्ट्रीय मंत्री इस नाते अनेक बैठकों में मिलना ये सब होता था, तो दीदी का फोन आया कि टिकट मिल गई है मुझे, तुमको आना है। अच्छा। तब मेरी शादी को मात्र 3 महीने हुए थे, और लेकिन हम लोग को ये आदत थी कि फोन आया मतलब हाँ आ जाना रहे है। हैं। तो मेरे मुंह से हाँ निकल गया और फोन रखा, तब मुझे ध्यान आया मेरी तो शादी हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया और ये स्थिति बनी कि हस्बैंड ने बोला जाओ, मेरी जॉइंट फैमिली है। जी। तो मैंने कहा इतने सारे लोगों से कौन पूछेगा, कैसे पूछेंगे। तो बोले बात करते हैं अपन पिताजी से। फिर सबने बोला कि जाना चाहिए जी। और वो शायद टर्निंग पॉइंट था। मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी। दीदी के मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा मैं वहाँ पर थी चुनाव का। और उसके बाद जो भी बातचीत हुई होगी संगठन में, मुझे महिला मोर्चा में आने के लिए कहा गया और महिला मोर्चा में मेरी एंट्री हो गई। बहुत ही अच्छा। और प्रदेश कार्य समिति सदस्य की घोषणा हुई। उसके बाद अब चूंकि जब घोषणा ही हो गई तो ये हुआ कि ये भी आदेश है और काम करना है। तो मेरा एक स्वभाव है कि अब यदि काम करना है तो हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जी। तो मैंने जिले में काम करने की इच्छा जाहिर की। अच्छा। और संगठन ने मेरा साथ भी दिया और मुझे महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उसके बाद बनाया। अच्छा। तो मुझे काम समझ में आया, सीखने भी मिला। और उस समय संगठन में काफी वरिष्ठ भगवतीधर वाजपेयी जी होते थे। मुझे आज भी याद है, उनने मेरे को एक एक बूथ की रचना वहां समझाई। अच्छा। कि कितने बूथ, ये यहाँ से इनके घर से इनके घर तक एक बूथ होगा और ये ऐसे एक बूथ से दूसरा बूथ खत्म होगा, फिर ये वार्ड बनेगा, ऐसा पूरा ऑन पेपर उनने मुझे समझाया। मेरा सौभाग्य था। और फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा मतलब एक तरह से प्रारंभ हुई और मुझे बहुत काम करने का अवसर भी मिला और बहुत आशीर्वाद भी मिला। विद्यार्थी परिषद में थी तब भी पूरे देश भर में जाने का अवसर मिला। और खुशी की बात यह है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई तब भी मेरे वरिष्ठों ने, तब लता एलकर दीदी अध्यक्ष थी, उनने मेरे को यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश में प्रवास पर भेजा। उसके बाद केंद्र में जब विजयाताई भी थी, सरोज दीदी भी थी, स्मृति दीदी थी, और उसके बाद वानती अक्का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब ने मुझे अवसर दिया और मुझे वानती अक्का के कार्यकाल में केंद्र में भी विभिन्न स्थानों पर प्रवास पे जाने का अवसर मिला। तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा एक विजन क्लियर होता है, हम हर बार कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो संगठन है, ये संगठन ही है जो हमारी पाठशाला है। और उसके बाद इस पाठशाला में आज भी हम विद्यार्थी हैं और हम सीख रहे हैं। ये तो आपका बड़कपन है कि आप ये बोल रही हैं कि इतने बड़े पद पे होने के बाद भी कि आप एक विद्यार्थी और आप सीख रही हैं। इसी को शायद बड़कपन बोलते हैं और इसीलिए आज आप इतने बड़े पद पे हैं। और आगे भी मेरी तो यही शुभकामनाएं कि आप और आगे जाएं। कि यहाँ ये पाठशाला ही है। बिल्कुल सही बात है। और तभी मुझे लगता है जब आप अपने आप को एक विद्यार्थी समझते हैं तभी आप आगे चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कॉलेज से एक इलेक्शन लड़ा और फिर ये आपकी यहाँ तक की यात्रा रही, पर आपको प्रॉपर राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं अब मुझे राजनीति में जाना है? एक बार क्या हुआ था कि राजनीति में जाना ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन जब मतलब किसी पार्टी को ज्वाइन करना है कि विचारधारा के लिए काम करने की जब मेरे को प्रेरणा हुई, क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में राष्ट्रवादी विचारधारा इस नाते हम काम खड़ा कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ और डेमोक्रेसी में हम किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे वहाँ पर कॉलेज में ये कहा गया कि आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। और आपके पेपर्स यहीं चेक होंगे, ऑटोनॉमस कॉलेज है। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है, मैंने मेरी
जो मैडम थी उनको हाथ जोड़ के यही कहा था कि मैम, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं जब भी पेपर दे के आती हूँ और मैं पेपर मिलाती हूँ तो मुझे उतने ही नंबर मिलते हैं। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि यदि मुझे उससे ज़्यादा नंबर मिले तो भी मैं कोर्ट जाऊंगी और कम मिले तो भी मैं कोर्ट जाऊंगी, लेकिन इस काम को तो मैं खड़ा करूंगी। बिल्कुल। और फिर जब उन्होंने बोला ये काम नहीं खड़ा कर सकती तुम यहाँ पर, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। तब फिर आज उन सभी प्राध्यापकों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं ये नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं उनने भी मुझे सिखाया है, उनका भी योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन जब ये बात हुई तो मैंने मैम को बोला, मैम ऑर्डिनेंस जो है छात्र संघ, उसकी पहली लाइन कहती है कि हर व्यक्ति को, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जी, ऐसा जी, उसमें लिखा जी। तो जब लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है तो लोकतंत्र ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा फॉलो करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। और फिर वहां से काम प्रारंभ हुआ कि नहीं, हमको इस विचारधारा का काम खड़ा करना है, उस कमिटमेंट के साथ। उस वक्त कहीं ये बाधा नहीं आई कि मेरे पास कोई पोस्ट है नहीं है, लेकिन एक जुनून था कि नहीं, हमको ये काम खड़ा करना है। और जो इतनी बड़ी जो सेना थी, या मैं कहूँ इतनी बड़ी छात्रा शक्ति और छात्र शक्ति थी जो साथ में जुड़ती चली गई और एक बड़ा एक्टिविज्म खड़ा करने में सहयोग मिला, वो दिन था। शायद वो मैम ने मुझे ऐसा नहीं बोला होता तो मैं उतनी तेजी से उस काम को नहीं खड़ा करती। इसलिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि उनने ही शायद मुझे जगाया। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में जुड़ने का आपका अब अनुभव कैसा रहा? मतलब आप पार्टी से तो पहले से जुड़ी थी, पर पद पे आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा और क्या आपको फर्क दिखता है पहले में और अब में? महिला मोर्चा ये एक यात्रा है। माननीय जयश्री बनर्जी जी अध्यक्ष थी, तब से लेके आज मुझे अध्यक्ष पद पे की जिम्मेदारी सौंपी गई है आज तक जी। इस यात्रा को अनेक महिला मोर्चा अध्यक्षों ने यहाँ तक लाया है जी। बिल्कुल। और मेरा सौभाग्य है कि इसके पहले के कार्यकाल में मुझे बतौर महामंत्री महिला मोर्चा में काम करने का अवसर मिला और बहुत नजदीक से महिला मोर्चा को देखने का लगातार अवसर मिला। अच्छा। और बहनें जो होती हैं जी, वो घर परिवार संभाल कर जी और निकल कर काम करती हैं तो कितने चैलेंजेस उनके सामने होते हैं उनको। क्योंकि मैंने तो स्टूडेंट्स को लीड किया था जी। उस वक्त हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं होती है जी। लेकिन जब हम परिवार के साथ उस काम को करते हैं तब एक जिम्मेदारी का भाव यदि मैं किसी ने जगाया तो वो महिला मोर्चा ने जगाया। और जब मैं ऐसी बहनों को देखती थी, वो केस स्टडीज थी मेरे लिए कि वो कैसे, और आज भी है, कि वो कैसे अपने घर को संभाल के निकल कर काम करती हैं, कितना उनमें वो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा क्षमता है, एक्स्ट्रा कन्विंसिंग पावर है, ऐसा मुझे लगता है, जो दूसरे घर से आती है जी। और दूसरे परिवार को अपना बना लेती है और बाहर निकल के काम भी करती है। तो मैं उन सारी बहनों को सैल्यूट करती हूँ कि वो मेरे लिए प्रेरणा बनी और महिला मोर्चा ने मुझ में वो जिम्मेदारी और संवेदना जागृत की। जी। महिला मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का हो, वो ग्रामीण महिलाओं तक कैसे आप पहुंचने की कोशिश करती हैं? भारतीय जनता पार्टी में शक्ति केंद्र तक की रचना है जी। और हमारे यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है प्रदेश में, मैंने इसी को समझने के लिए ये प्रश्न पूछा है कि ये चलता कैसे है पूरी चीज़। सबसे ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी, प्रदेश कार्यकारिणी है, नीचे जिलों की टीम है जी, जिलों के नीचे मंडलों की टीम है जी, और उन मंडलों में अलग अलग शक्ति केंद्र आते हैं, उन शक्ति केंद्रों से मिलकर वो मंडल बनता है। और वैसे ही आप यदि शहर में समझेंगे तो वार्ड शक्ति केंद्र वहाँ बोलते हैं। तो 5 शक्ति केंद्र सपोज हमने मिलाए तो हमारा एक मंडल बन गया। तो इस प्रकार की रचना है और उस रचना के अंतर्गत हम नीचे तक जाते हैं। फिर उस शक्ति केंद्र में आने वाली पंचायतें, फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वैसे भी जब से मध्य प्रदेश में, तब से एक तो वातावरण बदला है जी, कि
एक तो 33% आरक्षण, बिल्कुल। तो पंचायतों में, नगरीय निकायों में इसमें बड़ी संख्या में बहनें सामने आती हैं। और साथ में मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि 33% आरक्षण तो आया, और अब तो नारी शक्ति वंदन बिल भी आ गया, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जो लाडली लक्ष्मी योजना थी, वो योजना थी जिसने समाज का माइंडसेट बदला। क्योंकि जब पहले बच्चियां, पहले नहीं बोलूंगी, हमारी वैदिक काल में तो महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, बिल्कुल। लेकिन एक बीच का पीरियड ऐसा आया है जब ये स्थिति बनी कि यदि बेटियों ने जन्म लिया तो खुशियां नहीं मनाई गई जी। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना ने लाकर उस माइंडसेट को बदला कि ये तो लक्ष्मी आई है, ये तो सीधे एक वरदान है। इस प्रकार खुशी का पर्व है और उत्सव मनने लगे। इस प्रकार का वातावरण लाडली लक्ष्मी ने बदलाव निर्मित किया और एक नई चेतना का विकास मुझे लगता है इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समाज में हुआ। और इतना ही नहीं बोलूंगी, उसके बाद बच्चियों ने, शिवराज जी की सरकार में हम कहें तो बच्चियों को साइकिल देना, बहुत सारी चीजें, प्रोत्साहन मिला, लैपटॉप देना, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी बच्चियां आई। उसके बाद आज भी माननीय मोहन यादव जी ने जो लाडली बहना, मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा, आप की सरकार तो पैसा बांटती है, लेकिन मेरा उसमें एक कहना है कि घर की जो माँ होती है जी, वो होती है, यदि उसके हाथ में कोई पैसा हो तो उसमें फिजूल खर्ची नहीं होती वो जी। और परिवार पे भगवान न करे कोई संकट आए, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तो वो सबसे पहले उस पैसे का उपयोग अपने परिवार के भले के लिए करे। बिल्कुल। तो आज परिवार की रक्षा के लिए वो एक बहुत बड़ी योजना सामने आई और इतना ही नहीं, कुछ बहनों ने उस राशि से छोटे छोटे उद्यम की ओर बढ़ने का प्रयास किया और फिर जो स्व सहायता समूह की बहनों के लिए जो मिला है, और अब इस नए बजट में तो एक एमएसएमई की बड़ी घोषणा बहुत अच्छा है हुई है 10,000 करोड़ की, तो इससे तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण जागी है। बिल्कुल। और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर वातावरण तो बदला और आज वो बहनों को मध्य प्रदेश की जनता नेतृत्व देने के लिए भी तैयार है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन बिल ला के हमको जो ताकत प्रदान की है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने जो वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है ये दोनों की युति है जो महिला मोर्चा या महिला जगत को जो 50% है समाज का, उसको आगे ले जाने में सहायक। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो महिलाओं के प्रति लोगों की सोच है उसको बदलने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें समाज में कौन सा बदलाव ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारे परिवार है ना, वही हमारी ताकत है। बिल्कुल। वातावरण परिवार से बनता है जी। और यदि उस परिवार में केवल संवाद यदि रेगुलर होगा तो मेरा ये मानना है कि वो संवाद ही है जो हर सॉल्यूशन निकालता है। हमको पता है जब हम बचपन में हमारे दादा दादी के साथ बैठते थे, मम्मी पापा के साथ बैठते थे, तो घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन सबसे चर्चा करके समाधान हो जाता था। तो परिवार एक मजबूत इकाई है और वो परिवार ही है जो हमको, और उन परिवारों से मिलकर ही समाज भी बनता है। बिल्कुल। तो यदि परिवार जागृत होगा, परिवार में जागृति होगी तो समाज में भी जागृति होगी और इस प्रकार की बातें नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसकी वजह से आपको लगा हो कि अब मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसी घटना हो? कुछ ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है, क्योंकि मैंने एक लंबा समय मुझे अब काम करते हो गया और मैंने आपको बोला महिलाओं के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जी। हालांकि एक बच्ची है जिसके साथ जब मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में थी तब गलत हुआ। और उसने आके मुझे बताया। अच्छा।
तो हमने उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया था, लेकिन उस बच्ची को हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। अच्छा। लेकिन और न्याय भी हुआ उसके जी, साथ। जी। लेकिन सबसे पहले हमने उनके पेरेंट्स से बात की थी और उनके पेरेंट्स से ये कहा था कि आप रोज अपनी बच्ची के साथ बातचीत जरूर करिए, बहुत ही संवाद बढ़िया जरूर बात है करिए। जी। और फिर बाद में हमने ये मुहिम भी चलाई। हमारे जितनी स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में थी, मुझे आज भी वो आंकड़ा याद है, लगभग 600 के कुछ ऊपर हम परिवारों में गए थे। बहुत बड़ी बात और है। हमने उन पेरेंट्स से बात की थी कि बस आप इतना कीजिए कि ये बच्चे हमसे तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, यदि आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको हमसे ज्यादा चीजें बता पाएंगे, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स से केवल बात करने के बिल्कुल सही बात है। तो यदि बात होगी ना तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और शायद उस बच्ची के साथ भी यदि पेरेंट्स की बात हुई होती तो ऐसी शायद प्रॉब्लम ना होती है। वो शायद पहले उनको बताती फिर आपके पास आती। हाँ, शायद। लेकिन ठीक है, उसने हिम्मत की, बताया और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ। ऐसे ही अभी जब लगातार काम करते हुए साइबर क्राइम की एक घटना थी और वो महिला परेशान थी। उसका पति खुद ही उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार के घटनाक्रम आते हैं, लेकिन हमारा काम है कि इन घटनाक्रमों पर राजनीति ना करके इन घटनाक्रमों को उस स्तर पे सुलझाया जाए, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। और मेरा ये मानना है मैंने कि इस प्रकार के जब केसेस आते हैं जी। तो उसको हमको राजनीति से ऊपर उठकर उसको उस स्तर पर सॉल्व बिल्कुल करने सही का बात प्रयास है। करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई महिला किसी मुसीबत में है या वो कोई चीज़ बता नहीं पा रही है अपने परिवार को या घर वालों को, तो महिला मोर्चा उसकी किस तरह से मदद कर सकता है, या वो कैसे अप्रोच कर सकती है महिला मोर्चा को? मेरा ये कहना है कि जैसे जितना नीचे तक हम जाते हैं और जब हमारा संवाद लोगों से बढ़ता है जी, संवाद और हमारा व्यवहार, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हर महिला हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं बता सकती। जब वो कंफर्टेबल फील करती है तब वो चीज़ वो बताती है। लेकिन हाँ, जैसे हमारे यहाँ कुछ बहनें आती हैं महिला मोर्चा में करने में, तो यदि ऐसी कोई बात है तो उनकी काउंसलिंग करने का प्रयास, उनको मदद करने का प्रयास महिला मोर्चा हमेशा से करता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम बात करते हैं जैसे महिला सशक्तिकरण की, तो क्या सच में महिलाएं सशक्त हो रही हैं? आपका क्या विचार है इसमें? महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो भारत में तो जी शक्ति स्वरूपा ही है। जी। उसको सशक्त होने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसी है जो सबको सशक्त कर सकती है। बिल्कुल सही और बात है। करती है जी। तो महिला ही शक्ति है, ऐसा मेरा मानना है। जी, अगर एक लाइन में या कुछ सुझाव आप हमारे प्रदेश की महिलाओं को देना चाहें तो वो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बहनों ने कभी डरना नहीं है। यदि हम डरेंगे नहीं तो हम अपनी बात निर्भीकता से कह पाएंगे। और पहली बात, जब हमारा रास्ता सही होगा, जी, 2-3 बातें मुझे लगती है। एक तो हमारा रास्ता सही हो, जी, हम डरे नहीं, और दूसरा किसी भी समस्या को समाधान की ओर ले जाने का अपना एक सही तरीका होता है। जी। उस तरीके को यदि हम फॉलो नहीं करेंगे, कभी कभी हमको कानूनी रास्ते से भी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, या कभी कभी हमारे केस यदि लगे होते हैं और आप बहनें कभी चाहेंगे कि नहीं आप इसको मूवमेंट करिए कुछ करिए, तो हम कोर्ट में जब मामला होता है तब हम उसको उस तक, तो हमारे में वो समझ भी डेवलप हमको करना चाहिए कि इसका सही रास्ता क्या है, और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सफलता में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अश्विनी परांजपे जी, जिन्होंने बहुत ही कीमती समय हमें दिया और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद दी।